रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। तो लास्ट क्लास का बेसिस में एक और क्वेश्चन देता है, देखना किस किस को आता बताना। स्क्रीन सबको दिखाई देता ना, व्हाइट हाँ बोर्ड? सर। हाँ तो जो भी नंबर होगा देख लेना, 7 या 8। लास्ट क्लास 2 या 3 करवाया था हम, तो जो भी नेक्स्ट नंबर है देख लेना। हम डायग्राम बना रहे हैं। देखो वैल्यू कुछ भी रहा हो फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी ले लो। सपोज सबका सबका वैल्यू 2 ओम है, मान के चल सकता है। हमको बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। कहीं पे की होगा, ऑब्वियस सा बात है। कहीं एमीटर लगा दो, ऑब्वियस सा बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको जस्ट ये बताओ इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। सपोज सब कुछ 2 ओम है, सब कुछ 2 ओम है, तो ऑल आर 2 ओम। 4 ओम। ईच रजिस्टर हैज 4 ओम होगा सर। 2 ओम रेजिस्टेंस। हमको डायरेक्ट आंसर में बताओ क्या क्या, वो बताओ। सर एक तो आपका दोनों R12 पैरेलल का टोटल रेजिस्टेंस निकाला, R45 का टोटल रेजिस्टेंस निकाला, और फिर वो दोनों सीरीज में हो गया तो वेरी गुड, डायरेक्टली ऐड कर ठीक है। दिया। मतलब देखो, तुम देखिएगा यहाँ पे ये पॉइंट में डिवाइड हो रहा है, हाँ या ना? सबको दिखाई दे रहा है जो हम रेड कलर से किया मार्क? नाम दे देता ए बी सी डी। एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है, हम बस दे रहा मार्क समझाने के लिए, ए बी सी डी। तो तुम देख सकता है ए से डिवाइड हो रहा है और बी में ज्वाइन हो रहा है। तो पहले ए बी में काम कर लो। तो बिटवीन ए एंड बी R1 एंड R2 है, एंड साफ साफ दिख रहा है क्या R1 एंड R2 पैरेलल में है? ठीक है राघव, क्या बिटवीन ए एंड बी R1 एंड R2 पैरेलल में है? हाँ हेलो राघव, हाँ भैया। है ना पैरेलल में? क्योंकि दो अलग अलग वायर है, ठीक है। देयरफॉर बाय R12 क्या निकलेगा? 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1। सो ऑब्वियस सा R12 भी 1 ही निकलेगा। सिमिलरली हम लोग बार बार कैलकुलेशन नहीं दिखाएगा, क्यों? क्योंकि वैल्यू सेम है। सिमिलरली R4 एंड R5 आर ऑल्सो इन पैरेलल। देयरफॉर R45 इक्वल टू 1 ओम। हम डायरेक्टली लिखा बिकॉज वैल्यू सेम है, तो दोबारा कैलकुलेशन दिखाने का जरूरत नहीं है। तुम देख सकते हो डायग्राम में बिटवीन सी एंड डी R4 एंड R5 ये वापिस पैरेलल है। एंड सिंस वैल्यू सेम है हम दोबारा कैलकुलेशन नहीं दिखाया, हम ऊपर सिमिलरली लिख दिया। जो सिमिलरली R4 एंड R5 आर इन पैरेलल, देयरफॉर R45 1 ओम हो गया। कोई डाउट? ठीक है राघव, दिया? ओके, हाँ भैया। ठीक है। अब बचा ये R3 के साथ। अब तुम देख सकता है, देखो ऑब्वियस बात है। ये डायग्राम बना लिया? नहीं बनाया तो बना लो फटाफट, हम रब कर रहे हैं डायग्राम। सब डायग्राम नहीं बना बनाया लिया। तो बना लो, हम रब कर रहे हैं। अब देखो ऑब्वियस सा बात है, ये कंबाइन हो चुका और क्या बना है? R12। सिमिलर ये कंबाइन हो चुका है और क्या बना है? R45। और तुम देख सकते हो ऑब्वियस सा बात है, R12 R3 एंड R45 तीनों सिंगल लाइन में है, यानी कि तीनों सीरीज में है। तुमको अलग से दोबारा डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये मैं बस समझाने के लिए दिखाया है। जब कंबाइन होने के बाद अब तीनों एक ही लाइन में है, यानी कि तीनों सीरीज में है। तो सिंस तीनों सीरीज में है तो सीधा एड ऑन हो जाएगा। तो लिखो सिंस R12 R3 एंड R45 आर इन सीरीज। और बेसिक इसी टाइप का क्वेश्चन आने वाला, ज़्यादा टफ टफ नहीं आएगा, टेंशन मत लो। सो देयरफॉर
R equal to R12 plus R3 plus R45, which means 1 plus 2 plus 1 ohm, which is 4 ohm. कोई डाउट? चेक कर लो, किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट है तो देखो हमको पूछ सकता है, एक बार चेक कर लो, किसी को भी डाउट है इस क्वेश्चन में हमको दोबारा पूछ सकता है। एक और क्वेश्चन देता है, हम देखो, जस्ट डायग्राम बनाओ और रफली समझ लो जो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है, सिमिलर, अभी हम जो बताया उसी से। अच्छा एक और चीज़, हाँ, ऊपर वाला डायग्राम को ऐसे भी दे सकता था, हम तो सिंपल डायग्राम में बनाया, वो लोग ऐसे भी बना सकता था। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, मतलब इसके बाद बैटरी है जो भी है, तो दोनों दोनों डायग्राम इक्विवेलेंट है, पहले बोल देता है दोनों डायग्राम इक्विवेलेंट है, हाँ, अलग मत समझना, दोनों डायग्राम सेम है। तो ये भी बना के रख दो फटाफट साइड में, जो ये और ये डायग्राम सेम है, तो कैसे भी डायग्राम दे दो, मिक्स मत करना, स्क्वायर बॉक्स में दे देता है, ऐसे देता है, चलेगा। बना लिया सब लोग ये डायग्राम? आगे बढ़े, सब थोड़ा रुक जाओ, सब बनाने एक बना मिनट। लो बना लो। हमारा तुम लोगों को 7-8 क्वेश्चन करवा के रफ आइडिया दे देना चाहता है बोर्ड में कैसा आता है डायग्राम्स, बस और कुछ नहीं। तो अच्छा खासा क्वेश्चन कर लिया ना, तो जब वापस नोट्स देखेगा, ये उतारना कॉपी मेरे नोट्स में, जेरोक्स में, ये नोट्स में नहीं है, पहले बोल रहा है, नोट्स में ही उतारना, अलग जो रफ कॉपी में मत उतारना, फिर रफ कॉपी कहीं चला जाएगा। A4 साइज पेपर अलग से ले लो, अटैच कर देना, या कोई भी पेपर लेके अटैच कर देना। बना लिया सर। चलो, सबको बनाया ना, आगे बढ़े। अब देखो ये डायग्राम साथ साथ बनाते जाओ, हाँ। ये बोर्ड में आ चुका है इन द फॉर्म केस स्टडीज 2023 में, सेम क्वेश्चन है जो हम बनाया, अलग नहीं है। एक सेकेंड, पापा कितना बड़ा डायग्राम है रे। तुम लोग अच्छे से बनाना रे, हम बस एक एमीटर में अच्छा नहीं बना, इसलिए आई मीन की अच्छा नहीं बना। अब ठीक है, हम अभी टोटल रेजिस्टेंस निकालने में नहीं जाएगा, वो तुम लोग निकालते रहना। हर एक रजिस्टर 3 ओम का है, ईच रजिस्टर है 3 ओम। तो ये है मेरा कंप्लीट डायग्राम, ईच रजिस्टर हैज 3 ओम, ईच रजिस्टर हैज 3 ओम। तो डायग्राम बना लो, A1 A2 A3, यहाँ पे 3 एमीटर है। अच्छा वोल्ट मीटर भी अटैच्ड है, ऑब्वियस सा बात है। ये V2 सिंस सीरीज में है, ये 3 पार्ट, ऑब्वियसली वोल्टेज अलग होगा। सर ये क्या ऊपर एमीटर के पास एक और रेजिस्टेंस है? हाँ, उस रजिस्टर का अगेंस्ट में एमीटर लगाया है, ऑब्वियस सा बात है। फिर उसी पार्ट में करंट देख रहा है। A2 इज नॉट फॉर द एंटायर सर्किट, A2 इज फॉर द पर्टिकुलर वायर, पर्टिकुलर रजिस्टर जो उसका बगल में है, ठीक है। अच्छा बोल ही दिया है, रीडिंग थ्रू A1 इज 1 एम्पेयर, ये भी इंफॉर्मेशन है, हम की पॉइंट्स में लिखा रहा है सारा इंफॉर्मेशन। रीडिंग थ्रू A1 इज 1 एम्पेयर। बनाओ फटाफट।
बना लिया सब लोग डायग्राम? हाँ बना लिया। पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रीडिंग A1 एंड A3? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रीडिंग A1 एंड A3? बताओ। A3 का रीडिंग आई रिलेशन थिंक बिटवीन 0 होगा। एमीटर A1 एंड A3, जस्टिफाई, बताओ। अच्छे से डायग्राम देख लो अपना कॉपी में या मेरा बोर्ड में, और बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A1 एंड A3? Sir, ammeter A1 gets the most current, whereas ammeter A3 gets the least current. Why? Sir, because in the pathway of A1 there is no resistors, but in the pathway of तो क्या फर्क पड़ता है? क्या A3, बोल रहे हो तुम? क्या सर सबसे नॉनसेंस ज्यादा वाला बात बोल रहे रेजिस्टर्स हो? इसी में है। A1 और A3 दोनों सीरीज में कनेक्टेड है नहीं एंटायर सर्किट से? हाँ तो जब यहाँ से करंट आई आएगा बैटरी से, वो आई करंट ही एमीटर से पास होगा, और यहाँ पे भी आई करंट ही A3 से पास होगा, है या ना? हाँ सो ऑब्वियस सी बात है, बोथ द एमीटर है सेम रेजिस्टेंस, बोथ द एमीटर है सेम रेजिस्टेंस, सर, हम रेजिस्टेंस का नहीं कह रहे, हम कह सॉरी रहे हैं कि सेम मतलब करंट, सेम करंट, बोथ द एमीटर डिस्प्ले सेम करंट। ऑब्वियस सी बात है, A1 से भी आई करंट पास होगा, A3 से भी आई करंट पास होगा, बिकॉज A1 और A3 एंटायर सर्किट के साथ कनेक्टेड है। हम ये कभी मत सोचना, ये तुम गलत सोच रहे हो। अगर तुम ऐसा सोच रहा है कि अगर यहाँ एमीटर है और यहाँ रेजिस्टेंस होगा तो ये A1 सिर्फ आगे वाला के लिए काम करेगा, पीछे वाला के लिए नहीं करेगा, ये सब कुछ नहीं, ये सब बेकार है। A1 देखेगा इस वायर में कितना करंट आ रहा है, A1 वो देख रहा है। तो सिंस A1 और A3 पूरा एंटायर सर्किट वाला वायर से कनेक्टेड है, तो ये टोटल करंट को डिस्प्ले करेगा। सो A1 और A3 सेम करंट को डिस्प्ले करेगा, शो करेगा, मेजर करेगा। तो दैट मीन्स तो दोनों में 1 एम्पेयर दिखाएगा। हाँ, जो भी आएगा, हाँ क्वेश्चन में बोल ही दिया ना 1 एम्पेयर। तो लिखिएगा रिलेशन बिटवीन क्या है, करंट रीडिंग इज सेम इन बोथ A1 एंड A3 बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द एंटायर सर्किट। कोई डाउट? A1 और A3 display same current या show same current because both are connected in series with the entire circuit। कोई डाउट किसी को इस पार्ट में? हम लिख नहीं रहे, कोई डाउट? सर एक क्वेश्चन मतलब मेरा था, हाँ जब हम लोग सीरीज में बनाते हैं हाँ तो करंट डिवाइड हो जाता है उसमें, हाँ। तो सर ये सब पैरेलल को भी अगर हम लोग ऐड करके सीरीज में करें तो करंट वो भी डिवाइड तो नहीं होता है, सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता है, पैरेलल में होता है। पहला बात, सीरीज सर में फिर करंट सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा सीरीज में, पर यहाँ पे हम पूछ हाँ नहीं रहे ना। सॉरी जैसे सॉरी। देखो, ये इसका V1 अलग है, इसका अलग है, V1 V2 नाम दे, देखो ठीक है ना। हाँ नंबर भी पूछा, रिलेशन बिटवीन A2 एंड A3 बताओ, रिलेशन बिटवीन A2 एंड A3। बताओ। तो शायद इसमें भी दोनों का रीडिंग सेम होगा क्या, या अलग होगा? केसर, हर्ष, A2 और A3 के बीच का रिलेशन क्या है? सेम है क्या इसमें भी? सेम है, ये अलग होगा क्योंकि अलग एग्जैक्टली अलग है। अलग होगा। A3 और A1 एंटायर सर्किट में है, A2 क्या एंटायर सर्किट में है? A2 इज फॉर नहीं, पर्टिकुलरली दिस रजिस्टर, बिकॉज ये इस वायर में कनेक्टेड है इसके साथ, हाँ या ना?
तो इसमें जो करंट पास होगा वो A2 दिखाएगा, बिकॉज करंट तो डिवाइड हो रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि ये सारा पैरेलल है। ये वाला पार्ट में करंट डिवाइड होगा बिकॉज सारा का सारा क्या है, पैरेलल। कोई पैरेलल। डाउट? नहीं। पक्का? हाँ। समझ गया ना? हम तो फिर से दिखाते हैं, एक ऐसे सोचो, तुम लोग ऐसे सोचो, हम बता रहा, देखो ऐसे सोचो, मान लो 1 एम्पेयर है, तो हम चलो ब्लू से डिनोट करता है, तो यहाँ पे भी 1 एम्पेयर है, पर यहाँ पे अलग अलग करंट होगा तीनों में। V1 वाला, सॉरी V1 छोड़ो, ये दोनों में अलग अलग करंट है। फिर ये पॉइंट में वापस करंट 1 एम्पेयर है बिकॉज जुड़ गया, ये वाला पॉइंट में वापस 1 एम्पेयर है। फिर वापस करंट डिवाइड होगा, फिर यहाँ पे वापस 1 एम्पेयर है बिकॉज कंबाइन हो गया, हाँ या ना? एंड वापस हाँ चारों में डिवाइड हो जाएगा। एंड ऑब्वियस सा बात है, क्या चारों रेजिस्टर का रेजिस्टेंस सेम है, नहीं। हाँ या ना? सबका 3 ओम है या नहीं? हाँ चलो। तो हम लोग को कोई अच्छा, हाँ फॉर्मूला का है। जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है करंट, अगर रेजिस्टेंस सेम है तो करंट भी इक्वली डिवाइड होगा। और हमको मालूम है 1 एम्पेयर अगर डिवाइड हो रहा है तो हर एक रेजिस्टर में कितना रेजिस्टेंस और कितना करंट होगा। अगर 4 रजिस्टर में डिवाइड हो रहा है, तो चार चार रास्ता बन रहा है, यहाँ 1 एम्पेयर था, अब यहाँ पे 4 रास्ता बन रहा है और सबका रेजिस्टेंस सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है सब में करंट भी सेम है, सेम तो हर होगा। एक में कितना होना पड़ेगा, हाँ 1/4 ना? 1/4। कोई कैलकुलेशन का जरूरत है, कोई फॉर्मूला का जरूरत है इसमें? सर नहीं। तो डायरेक्ट है, तो मतलब A2 इज रीडिंग इन A2 इज लेस देन A1, और लॉजिकली तुम जस्टिफिकेशन वही कर देना, वैल्यू दिखा देना। क्या लिखेगा, रीडिंग इन A2 इज लेस देन रीडिंग इन A3। तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं पूछा है, तो जरूरी नहीं है तुम कैलकुलेशन निकाल के दिखाओ, तुम सीधा लिख सकता बिकॉज A2 इज फॉर ए पर्टिकुलर रजिस्टर connected to a particular register while A3 is for the entire circuit। ठीक है, तुमको कैलकुलेशन दिखा के ही जस्टिफिकेशन देना जरूरी नहीं है, हालांकि तुम दे सकता है, पर तुम ये भी लिख सकता है A2 is for a particular register of 3 ohm resistance while A3 is for the entire circuit। कोई डाउट? जस्टिफिकेशन अगर पूछा हो तो क्वेश्चन में, नहीं पूछा तो मत देना, सीधा लिखना A2 is less than A3। डन? डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट पूछा है डिटरमाइन द रीडिंग ऑफ V1 या फिर फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, ऑप्शन दिया है नंबर सी में। हम टोटल निकालता, बहुत सब स्टूडेंट को मालूम है क्योंकि टोटल ज़्यादा आसान है। सी में क्या बोला है, डिटरमाइन द रीडिंग इन V1, V2 को भी पूछ सकता था, बात एक ही है, और फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस पे तुमको माथा नहीं मारना पड़ेगा। क्यों नहीं मारना पड़ेगा? तुमको ऑब्वियस बात दिख रहा है, यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइडेड है, तुम अगर ऑब्जर्व करेगा, ये पैरेलल तो यहाँ से मिल जाएगा R12, ये पैरेलल मिल जाएगा R34, हम नाम दे दिया, और ये पैरेलल यहाँ पे 4 है, तो 5 6 7 8। अब ये तीनों इंडिविजुअली सीरीज में है या नहीं? कोई प्रॉब्लम? सबको दिख रहा है? अभी अभी सिमिलर क्वेश्चन ऊपर किया था हम लोग, ये वही है ना? हाँ हाँ। केसर, रजनीन, दिया, राघव, क्या ये ठीक है? हाँ सर। साफ साफ हाँ दिख रहा भैया। है, पहला 2 पैरेलल है, बीच का 2 पैरेलल है, लास्ट का 4 पैरेलल है, अलग 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 निकाल लिया, और 90 से बड़ा फाइनली सीरीज, सबको प्लस कर दो। हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे, तुम लोग कर लेना। डन? हाँ। वो तो चलो सक गया, मान लो ऑप्शन वाला नहीं देता तो क्या बोला, डिटरमाइन द रीडिंग इन V1, मतलब तुमको V1 निकालना है, बहुत आसान है। अगर तुमको V1 चाहिए, ऑब्वियस बात है तुमको R12 चाहिएगा, क्या R12 निकालने आता है? कैलकुलेशन इजी है, ये मत सोचना टफ है। R12 क्या होगा, हम लोग अभी पैरेलल से निकाल लेगा। कैसे? 1/R12 इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, विच इज कितना, 1/3 प्लस 1/3 मतलब 2/3। सो देयरफॉर R12 इज 3/2 ओम।
कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नहीं। अब सिंस ये पूरा तीनों अलग अलग सीरीज में है, तो R12 से जो है वो तो करंट आई पास होगा, जो कि तुमको क्वेश्चन में गिवन है। तुमको V1 निकालना है, तो ऑब्वियस सा बात है V1 इक्वल टू IR12। V1 निकालना है, I तुमको 1 पता है, ये 1.5 पता है, तो ऑब्वियस सा बात है 1.5 वोल्ट। आंसर खत्म, बिकॉज करंट क्वेश्चन में गिवन है। और सिंस सीरीज में, तो हर एक पैरेलल वाला पार्ट में करंट सेम है, पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला में करंट 111 ही है टोटल। तो तुमको V1 निकालनी थी, तुम निकाल दिया वोल्टेज। मतलब बोल रहा पहला वाला का वोल्टेज बताओ, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, तो हम वही किया है और कुछ नहीं। R12 से वोल्टेज निकाला है। क्लियर है? हालांकि हमको मालूम है ज़्यादातर स्टूडेंट्स टोटल रेजिस्टेंस में ही जाता है, इसमें कोई माथा मारता ही नहीं। जबकि देखो ये नेक्स्ट लाइन में आंसर आ गया। R12 तो सब में निकालना ही पड़ेगा, पर टोटल में तुमको R34, R5, 6, 7, 8 भी निकालना पड़ेगा। पर चलो वो भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर देखो, समझ गया? ठीक है सर। ये उतार लो और इस पार्ट को यहीं खत्म करता है, कॉम्बिनेशन वाला। इसका रिलेटेड और सम्स करवाएगा नहीं। अब हम लोग जो भी आएगा टेस्ट के थ्रू, PYQs के थ्रू करने वाला है सब कुछ। हम बस 2-3 क्वेश्चन बता दिया ताकि तुमको पता रहे कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड्स में। तो इस टाइप का क्वेश्चन केस स्टडीज में डाल रहा है, देखो अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक या कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो डायरेक्ट मत दे देना जो A1 बड़ा है A2 छोटा है। तुम वैसे देखो कौन किस में कनेक्टेड है। A2 A3 एंटायर सर्किट में है, A1 A3 सॉरी A1 A3 एंटायर सर्किट में है, और A2 सिर्फ एक पर्टिकुलर वाला वायर में है, ऊपर वाला। तो फर्क है। और तुमको यहाँ पे पूछा भी नहीं A2 का क्या है। मान लो A2 पूछता तो 1/4 एम्पियर है डायरेक्टली, तो इसमें कोई फॉर्मूला मत लगाना, डायरेक्ट लिखना, बिकॉज हर एक का रेजिस्टेंस सेम है, तो इक्वली डिवाइड होगा। सर वो थोड़ा मिसकॉन्सेप्शन हो गया था कि लगता था कि पैरेलल में वो सॉरी सीरीज में वो टूट जाता है करंट। हम बताया था ना, सीरीज में एक ही वायर है, एक रास्ता में क्या अलग होगा करंट लो। हम ऐसे नहीं समझाया था। नहीं मान लो 10 इंसान चल रहा है, एक ही रास्ता है, तो अलग अलग होगा? नहीं। बस वही से सोचो। पैरेलल में 3 रास्ता बन जाता है, तो अलग होना ही पड़ेगा, तो करंट अलग हो जाता है। बस वही सोचो। सीरीज में एक ही रास्ता है, सो करंट अलग नहीं हो सकता। डन? तो वैसे देखो हम वही तो किया ना, हम जब एरो बनाया हम देखा यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, देखो ब्लू कलर में, फिर वापस कंबाइन हो गया, यहाँ करंट सेम है, फिर अलग हो गया। यहाँ पे अगर तुम देखिएगा तो हर एक में करंट हाफ हाफ है, बिकॉज टोटल 1 था। यहाँ पे 1/4 है, और कुछ नहीं, वही फर्क है। और वो डायरेक्टली निकाल लेगा बिकॉज इक्वली डिवाइड हो, तो ज़्यादा तामझाम करना ही नहीं है। अगर बाई चांस एग्जाम में निकालने दे तो दे सकता है, ऐसा नहीं नहीं दे सकता है। क्या पता हम ही इसी क्वेश्चन को उठा दे और A2 निकालने दे दे तुम लोग को एग्जाम में, केस स्टडीज में, या थोड़ा सा डायग्राम को रिड्यूस कर दें और उसमें निकालने दे दें। तो इसी देखो इस टाइप का ही डायग्राम रहेगा, बस हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन होगा और कुछ नहीं। डन? सबको लिख लिया ना? हाँ आगे सर। बढ़े हम। हाँ भैया। हाँ। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देखता किस किस का दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठा है, सीरीज पैरेलल एमीटर वोल्टमीटर का, हमको बताना। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है ये, कोई कैलकुलेशन नहीं है। लिखो पहला, मान लो हम ऐसे कनेक्ट किया। अब हम पूछ रहे हैं A नंबर बताओ। अच्छा दो दो फिगर है, हाँ, ये फिगर 1 और फिगर 2 बना रहे हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। इसमें 100 वोल्ट है, इसमें 60 वोल्ट है, या 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, और ये 2 ओम है। अब बताओ व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एमीटर इन बोथ केस। एमीटर का रीडिंग बताओ दोनों केसेस में। सर पहला केस में तो हो ही नहीं पाएगा। कौन बता सकेगा एमीटर का रीडिंग क्या है इन बोथ फिगर? ये फिगर 1 था और ये फिगर 2 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोच के जवाब दो।
लॉजिक है, कुछ दोनों में नहीं ही है। नहीं हो पाएगा। और सोच के जवाब दो, मतलब टाइम मत लो, कॉन्सेप्ट सोचो और बताओ। नहीं होगा, इज नॉट द आंसर। तुम क्या लिखेगा, इट इज नॉट पॉसिबल एग्जाम में? वो तब आता जब कुछ नहीं है, पर रेयर केसेस में वो होगा। बताओ। वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा? हम लोग को मालूम है, हम लोग वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट नहीं करता। नहीं करता। डन। तो अगर सीरीज में कनेक्ट कर लिया तो क्या होगा? सारा करंट वोल्ट मीटर के पास ही मतलब ज्यादा जाएगा। तो वोल्ट मीटर क्या करेगा, सारा करंट को रोक देगा। हाँ, तो क्या एमीटर तक करंट पहुंचेगा? बहुत कम या फिर नहीं नहीं पहुंचेगा। पहुंचेगा ऑब्वियसली, तो 0 एम्पेयर। कोई डाउट? क्लियर? हाँ समझ गया सब लोग, नंबर 1 फिगर में क्यों 0 एम्पेयर है? सब कोई समझ गया? हाँ सिमिलरली इस वाला सर्किट में बोल ही दिया, 2 एम्पेयर है, हाँ पास कर रहा है सेकंड डायग्राम में। अब बताओ एमीटर का रीडिंग क्या होगा? इस बार याद रखना, एमीटर पैरेलल में है। 2 एम्पियर ही होगा शायद। क्यों? करंट डिवाइड नहीं होगा इसमें? हाँ, वन नहीं, सारा करंट तो एम एम एग्जैक्टली मीटर को तो सारा करेक्ट करंट सिंस करते ही नहीं है। एमीटर टान लेगा तो 10 ओम में कोई करंट पास नहीं होगा, यानी कि करंट थ्रू 10 ओम इज 0 एम्पियर। तो इसमें एमीटर रीडिंग 2 एम्पियर है। और नीचे नोट लिख देना, अगर पूछे एग्जाम में बाई चांस, तो यार ना करंट थ्रू 10 ओम इज 0 एम्पियर, यानी कि यहाँ पे 10 ओम का कोई काम ही नहीं है। सिंस एमीटर को उसमें कनेक्ट कर दिया तो सारा करंट वैसे पास होकर 2 ओम से चला जाएगा। 2 ओम काम करने वाला है, 2 ओम डेफिनेटली काम करेगा। तो सारा करंट ऊपर से पास होकर निकल जाएगा और 10 ओम से एक भी करंट नहीं जाएगा, 0 एम्पियर। कोई डाउट? समझ गया? कोई डाउट? नहीं। पक्का? हाँ हाँ। अभी बताओ रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इन केस 1। करंट थ्रो 2 ओम 2 एम्पियर ही हो, याद रखना। उसका जो निकालने देगा नॉर्मल है। 10 ओम का कोई काम नहीं है, वैसे ट्रीट करो। 10 ओम बेकार है, 10 ओम नहीं है मान के चल सकता तुम। अब बताओ रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इन केस 1, सिर्फ केस 1 में। पूरा का पूरा। देखो ऑब्वियस सा बात है, इस केस 1 का जो सर्किट है उसका टोटल रेजिस्टेंस काफी हाई हो चुका है, बिकॉज वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट किया है। वोल्ट मीटर हैज हाई रेजिस्टेंस, हेंस एंटायर सर्किट हैज रेजिस्टेंस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब बहुत हाई। सर एक बार रिपीट करना, क्या बोला? देखो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है नहीं होता है? हाँ और 10 ओम, मान लो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है। व्हाट इज इन्फिनिटी प्लस 10? बिकॉज ये सीरीज हो गया ना। सर, इंफिनिटी प्लस 10 इंफिनिटी होता ऑब्वियसली है। मतलब एंटायर सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो गया, हाई हो गया ना, इसलिए करंट जीरो है। तुम ऐसे भी लॉजिक लगा सकता है। अब हाँ। वोल्ट मीटर क्या बताओ? वोल्ट मीटर में आई थिंक 100 वोल्ट ही दिखा देगा पूरा। कौन क्या बता सकता, बताओ। वोल्ट मीटर काम करेगा, उसमें तो 100 वोल्ट दिखाएगा ही, ठीक है। क्लियर? हाँ, वो पूरा 100 वोल्ट ही दिखाएगा। सो नंबर बी, वोल्ट मीटर रीडिंग इन वन फिगर 1 इज 100 वोल्ट, वही दिया। फिगर 2 में कोई मार्क किया नहीं है, वोल्ट मीटर बनाया नहीं है, तो छोड़ो, पूछेगा भी नहीं। तो ये समझा क्या किया केसर? सब लोग समझो ना क्या हुआ? हाँ सर। डन। हाँ तो बस सीरीज पैरेलल का यही, अब हम लोग आता नया टॉपिक में। आ जाओ, ये उतार लो फटाफट तब तक। हम इस बार ही पहली बार बहुत ज़्यादा टाइम गए इस टॉपिक में।
हम स्क्रीन चेंज कर लें, ये उतार ले सब लोग। हाँ चलो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किसको मालूम है हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? कोई आइडिया? यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ देखो, इफ द इलेक्ट्रिक करंट इज प्योरली रेजिस्टिव then the source energy continuously gets dissipated entirely in the form of heat. This is called heating effect of electric current. हम बेस्ट एग्जांपल देता है, तुम लोग का घर में फैन चलता है, हाँ फैन चलते चलते गर्म होता नहीं होता अगर कंटिन्यूसली चलाएगा? हाँ होता है। बल्ब, वो भी कंटिन्यूसली चलता तो होता गर्म। हाँ हाँ ठीक है, पर बल्ब में देखो एंटायर करंट हीट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, बिकॉज कुछ करंट का इस्तेमाल जा रहा है फैन को रोटेट करने में, और कुछ करंट का इस्तेमाल हो रहा है हीटिंग इफेक्ट में, जो कि फैन गर्म हो जाता है। पर जैसे आयरन, आयरन इस्त्री, जो कपड़ा इस्त्री करता है, उसमें और कोई काम है करंट का? तुम देखना उसमें खाली हीटिंग का ही इस्तेमाल करता है, यानी कि उसमें एंटायरली सारा करंट का इस्तेमाल किस लिए कर रहा है? हीटिंग इफेक्ट के लिए कर रहा है। तो जो हाँ भी डिवाइस प्योरली रेजिस्टिव होता है वो क्या करता है? हीट रिलीज कर रहा है, उसी को बोलता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसी हीटिंग इफेक्ट का सही इस्तेमाल किया, अभी वो फैन गर्म हो जाता है तो चलो फिर वहाँ का वातावरण गर्म बन जाता है, तो ये एक हिसाब से डिसएडवांटेज है। पर इसी चीज़ को, इसी एक्सप्लेनेशन को वो लोग एडवांटेज में बदल दिया। कैसे? टोस्टर बना के, इलेक्ट्रिक आयरन बना के, इलेक्ट्रिक हीटर बना के। चलो हीट होता तो हीट होने दो, उसी का हम लोग फायदा उठाएगा। तो देखो इन्वेंशन पे इन्वेंशन आया, जो इनिशियली डिसएडवांटेज का जैसा ट्रीट हो रहा था हीटिंग इफेक्ट, वो ओवर द टाइम इन्वेंशन की वजह से एडवांटेज में बदल गया। और आज देखो हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन है, हम लोग के पास ओवन है, हीटर है, टोस्टर है। कोई डाउट? हेयर को जो मतलब जो हीट वाला करंट, मतलब हीटिंग जो इफेक्ट होता है मतलब करंट का वजह से हीट रिलीज हो रहा है, मीनिंग ये है। उसके फ्लो की वजह से। हाँ ऑब्वियसली, फ्लो, करंट फ्लो नहीं होगा तो कैसे हीट रिलीज होगा? माने करंट का ठीक है। इस्तेमाल कहीं हो नहीं रहा है तो वो हीट रिलीज कर रहा है। अब करंट तो एनर्जी रिलीज करेगा ना, जब बैटरी इस्तेमाल किया करंट फ्लो हो रहा है तो वो एनर्जी रिलीज कर रहा है नहीं कर रहा है? अब हाँ देखो हम जब करंट का इस्तेमाल करता है तो क्या होता है, हम लोग का रोटेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, काम चल रहा है। पर अगर उसी करंट का इस्तेमाल किसी काम में ना हो रहा हो और एनर्जी यहाँ से यूज हो रहा है बैटरी में, तो उस एनर्जी को कहीं तो रिलीज करना पड़ेगा, तो वही। फाइनली वो हीट का फॉर्म में रिलीज होगा, क्यों? कहीं और करंट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो जो एनर्जी यूज हुआ उसको रिलीज तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज करंट फ्लो हो रहा है। तो कहीं और नहीं होके हीट का फॉर्म रिलीज होगा, बिकॉज कहीं और कोई काम हो ही नहीं रहा है। अब जैसे फैन में करंट का इस्तेमाल हो रहा है, चलो फैन रोटेट हो रहा है, अच्छा बात है, पर सारा करंट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, थोड़ा सा करंट का इस्तेमाल फैन को हीट करने में भी किया जाता है, तो इसलिए फैन थोड़ा गर्म हो जाता है। बल्ब में ऑब्वियसली एंटायरली हीट के लिए होता है, बिकॉज वो टंगस्टन गर्म हो जाता है और रोशनी रिलीज करता है। ठीक है, समझ गया ठीक है हीटिंग सर। इफेक्ट क्या है? कोई डाउट किसी को? नहीं दिया, सर। रजनीन? ठीक है रजनीन, दिया? हाँ हेलो दिया। हाँ भैया। प्राची ठीक है? हाँ भैया। भैया एक बार वापस रिपीट ठीक है रिपीट करना करते ना। हैं। देखो, अगर एक सर्किट में हीट रिलीज कर रहा है ऑब्वियसली ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, जैसे कि हम लोग का फैन चलते चलते गर्म हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट, मतलब करंट का फ्लो का वजह से हीट रिलीज किया जा रहा है। तो करंट को फ्लो करने के लिए जो एनर्जी इस्तेमाल किया उसको कहीं ना कहीं रिलीज करना पड़ेगा, तो वो एनर्जी हीट का फॉर्म में रिलीज होता है। हम लोग को मालूम है हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वो एंटायर एनर्जी हीट का फॉर्म में रिलीज होता है, और इसी वजह से हम लोग का डिवाइस गर्म होता है, लैपटॉप गर्म होता है, टीवी गर्म होता है, सब कुछ गर्म होता है, तुम देखा होगा गर्म होता ही है, थोड़ा सा ही हो। मोबाइल भी थोड़ा हीट होता है नहीं होता है, कि वो यूज हो रहा है, तो वही हो गया हीटिंग इफेक्ट। क्लियर? हाँ तो मान लो लेट आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर आर, वी मान लो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द टाइम टी, जब तक वो चार्ज फ्लो है, जितना टाइम में भी वो चार्ज फ्लो हुआ है, देन ये तो ऑलरेडी पता ही है, डब्ल्यू इक्वल टू वी क्यू। डब्ल्यू इक्वल टू वी क्यू वहीं पे मिला था सबसे पहले। अब पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम, ये क्लास 9 में ही मिल चुका है और पहले भी मिला भाई, तो बस बैठा दे देखो, पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू का जगह क्या बैठाया? वी क्यू बाई टी। हम अलग से लिख के दिखाता है देखो, और देखो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद रह जाएगा तुमको। इसे दो बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अगर ये याद है तो काफ़ी है, एंड वी इक्वल टू आई आर। फिर एग्जाम में फटाफट डिराइव हो जाएगा, बेहतर है याद हो जाओ, नहीं भी बात तो फटाफट सब डिराइव हो जाएगा।
ये 3 फॉर्मूला आता काफी। अब देखो P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, हम W का जगह क्या बैठाया वी क्यू बाई टी, पर तुम यहाँ ऑब्जर्व करो व्हाट इज Q बाई टी, क्या है Q बाई टी, आई है, हाँ तो क्या बन गया P इक्वल टू वी आई, ये एक नया फॉर्मूला बन गया P इक्वल टू वी आई। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला बनेगा, क्या वर्क डन इज पावर इनटू टाइम होता है ना, हाँ वर्क डन हम लोग एनर्जी है, वही एनर्जी हीट है, तो W का जगह हम लोग H लिख सकता है, हीट का फॉर्मूला, तो हीट इज पावर इनटू टाइम, बट P का जगह क्या बैठाएगा, कहाँ गया हो गया, P का जगह क्या बैठाएगा वी आई इंटू टी, मतलब वी आई टी। VIP। तो तुम ऐसे याद रख सकता है हीट इज विटामिन, हीट इज विटामिन वी आई टी, याद रह जाएगा। और अगर विटामिन याद है तो वी आई भी याद है, बिकॉज वी आई पावर है, पावर इंटू टाइम, तो हीट इज विटामिन या वाइटामिन जो भी प्रोनाउंस करता है, हीट इक्वल्स टू विटामिन वी आई टी, रह जाएगा याद। हाँ अब बस कुछ नहीं है, वी और आई को ओम्स लॉ से रिप्लेस करते रहो, नया नया फॉर्मूला बनते रहेगा, जैसे पी का नया फॉर्मूला एच का भी आते रहेगा रिप्लेस होके। देखो हम मान लो वी का जगह आई आर लिखना चाहता है बाय ओम्स लॉ, तो क्या बनेगा आई आर इंटू आई, तो नया फॉर्मूला क्या हो गया आई स्क्वायर आर, कोई प्रॉब्लम, तो यहाँ से एच क्या बनेगा आई स्क्वायर आर टी, चेक करो हो गया नया फॉर्मूला। हम बस वी का जगह आई आर बैठा दिया, तो पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो हीट क्या बन गया आई स्क्वायर आर टी। और एक बार चलो, हम इस बार आई का जगह रिप्लेस करना चाहता है, पी इक्वल टू वी इंटू आई क्या होता है वी बाय आर बाय ओम्स लॉ, तो ये क्या बन गया वी स्क्वायर बाय आर, एक और नया फॉर्मूला, तो एच क्या बन गया वी स्क्वायर बाय आर टी, चेक करो। तो कुछ नहीं है, तुमको अगर ए क्या आता है वी आई, बस रिप्लेस करके ही नया फॉर्मूला बन जाएगा, ओम्स लॉ को ही रिप्लेस करना है और कुछ नहीं करना है। देखो हमको बस पी इक्वल टू वी आई याद है, उसका जगह रिप्लेस करते रहो हो जाएगा। कोई भी एक याद रख लो, या फिर एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसको बोलता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, अभी मिलने वाला है, इसको बोलता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इस फॉर्मूला को, इस फॉर्मूला को बोलता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये एग्जाम में पूछता है, तो देख सकता है P इक्वल टू वी आई, हम लोग V का जगह आई आर बैठाया तो बन गया आई स्क्वायर आर, आई का जगह V बाई आर बैठा बन गया वी स्क्वायर बाई आर, खत्म, जस्ट रिप्लेसेबल है, ओम्स लॉ लगाया। तुमको कोई एक याद है, बाकी याद नहीं भी है तो चलेगा, पर मोस्ट पॉपुलरली तुमको वी आई और आई स्क्वायर आर याद हो जाएगा, बिकॉज ये बार बार यूज होने वाला है। तो एक बार देख लो फॉर्मूला में कोई डाउट, ठीक है, किसी को ठीक है कोई सर। भी डाउट फॉर्मूला में, हम आगे बढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है, हेलो। हाँ भैया। अब देखो फॉर्मूला याद है तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का स्टेटमेंट भी याद है, देखो क्या बोला है, यही फॉर्मूला मेरा क्या है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, क्या लिखा है देखो, इट स्टेट्स दैट द हीट प्रोड्यूस इन ए रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहला स्क्वायर ऑफ द करंट, तो देखो स्क्वायर ऑफ द करंट फॉर ए गिवन रेजिस्टेंस, दूसरा आर मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन करंट, एंड तीसरा टाइम, तो वही टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टर। हो गया 3 स्टेटमेंट, तो ये हो गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है, हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहला स्क्वायर ऑफ द करंट, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा टाइम। कोई डाउट, नहीं सर। अगर 1 मार्क है तो चलेगा स्क्वायर ऑफ द करंट रेजिस्टेंस एंड टाइम, ये डायरेक्टली लिखने से चलेगा, मतलब 1 2 3 मत लिखना, ऐसे लिखना इट स्टेट्स दैट द हीट प्रोड्यूस इन ए रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट कोमा रेजिस्टेंस कोमा एंड टाइम, चल जाएगा अगर 1 मार्क आया तो, और 2 या 3 मार्क आया तो ऐसे लिखना। तो जूल्स लॉ ऑफ सर ये हीटिंग 2 क्या है, मार्क का देखा भी क्या? नहीं 1 मार्क का ही आया हुआ है एग्जाम में, 2 मार्क का आया भी नहीं है, आया भी नहीं है एग्जाम में, 1 मार्क का ही आया हुआ है, बट फिर भी हम बोल दिया, बाई चांस 2 मार्क है तो फुल लिखना, 1 मार्क आया तो हम बता दिया कैसे लिखना है, और तुम्हारे पास टाइम है तो लिखो पूरा, कौन रुका है, लिख देगा तो अच्छा बात है। तो देखो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग तक किसी को भी डाउट, पावर क्या होता है वी आई, तो हीट क्या होगा वी आई टी, वी आई में बस ओम्स लॉ को रिप्लेस करते जाओ, 2 नया फॉर्मूला बन जाएगा, एक बार वी को रिप्लेस करना नया फॉर्मूला के लिए, एक बार आई को रिप्लेस करना नया फॉर्मूला के लिए, ठीक है।
ठीक है सर। ठीक है ना? केसर, रजनीन, प्राची, दिया, राघव, कुशल, कृष्णा, हाँ निशु। सर। ओके। हाँ और डोंट वरी, ज्यादा टफ क्वेश्चन सम्स नहीं आता इसका सम्स प्योरली एनसीईआरटी ही आता है ज्यादातर केसेस में। एक दो जो बाहर का आने का चांसेस है, एक दो जो रेयरली आता है किसी किसी सेट में, वो हम बता देगा। आया तो उन्हीं में से आएगा, हम तुमको लिख के दे रहा है, डोंट वरी, ज्यादा बाहर का नहीं आएगा। हाँ, पर हाई चांस है तुम लोगों एनसीईआरटी बेस्ड ही मिलने वाला है इसका एनसीईआरटी बेस्ड ही ज्यादातर मिलने वाला है। तो देखो what is purely resistive circuit? The purely resistive circuit is the one in which सर resistor, एक बार स्क्रीन चेंज करना। sorry, purely resistive circuit is the one in which resistor is connected to battery source such that the source gets dissipated entirely in the form of heat. अब देखो फैन में क्या था, फैन में जो करंट, यहाँ बैटरी का इस्तेमाल किया क्योंकि हम लोग नॉर्मली बैटरी लगा रहा है, मतलब जो भी सोर्स है वहाँ जहाँ से भी करंट आ रहा है उसमें कंप्लीटली हीट रिलीज नहीं कर रहा है, थोड़ा सा रोटेशन के लिए इस्तेमाल कर रहा है, मतलब थोड़ा सा एनर्जी का इस्तेमाल रोटेशन के लिए हो रहा है और थोड़ा सा हीट रिलीज के लिए कर रहा है। पर अगर एंटायर एनर्जी हीट का फॉर्म में रिलीज हो, जैसे कि हम लोग का इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, हीटर, उसमें और कोई काम नहीं है, उसमें कंप्लीटली हीटिंग का ही काम है, उसमें करंट का और कोई काम नहीं है। तो जो बैटरी सोर्स से एनर्जी आ रहा है उसमें कोई काम नहीं है, उसको कंप्लीटली हीट का फॉर्म में रिलीज करना है। तो उस टाइप का डिवाइस को बोलता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो यहाँ पे सर आयरन डिसिपेटेड का मतलब क्या होता है? रिलीज करना, तुम गैस रिलीज लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डिसिपेटेड बेटर बेहतर फॉर्म है। रिलीज करना, छोड़ना, एनर्जी को हीट का फॉर्म में रिलीज करता है। तो यानी कि जितना भी एनर्जी का इस्तेमाल हुआ है वो सारा का सारा हीट का फॉर्म में रिलीज होगा, और कोई अदर वर्क नहीं है। जैसे कि फैन में अदर वर्क क्या था, रोटेशन के लिए, तब पंखा घूमता है। तो आयरन, टोस्टर, हीटर, इसमें कोई अदर वर्क नहीं है, इसमें कंप्लीट एनर्जी हीटिंग के लिए ही रिलीज होता है। तो उसी को बोलता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। कोई डाउट? क्लियर? ठीक है। अब देखो, एक सेकेंड ना, आज का क्लास को यहीं पे रखता है, वो वाला डायग्राम हम नेक्स्ट क्लास बता देगा। एक बार देख लो यहाँ तक किसी को डाउट है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग तक किसी को भी? ठीक है ना सबको? तो एक बार रीड करना, रिवाइज करना, फॉर्मूलाज देखना, और जो सम लोग किया है सीरीज पैरेलल का, उसको प्रैक्टिस करके हमको फोटो भेजना। सीरीज पैरेलल का जो भी सम किया उसको 7 या 8 होगा या 9 होना चाहिए, उसको प्रैक्टिस करके हमको भेजना फोटो, ठीक है? ठीक है सर। चलो ठीक है। आज और कोई क्लास है तुम लोग का? सेबा का है और सीबीएसई का तो नहीं है आज, ठीक है। चलो, सर क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं हो गया, जाओ।